नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, ये छठवां लेक्चर होगा। तो पूरा लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये ज़रूर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आने वाली परीक्षाओं में आपको कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब इस वीडियो सीरीज़ का लाभ ये होगा आपके लिए कि जब भी मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा ना, तो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी मैं बता दिया करूँगा, ताकि आपके और भी जो प्रश्न वो तैयार हो पाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी की ओर से आपके लिए एक फ्री स्पेशल क्लास लाई जा रही है, जिसमें अंकित अवस्थी सर पूरे अक्टूबर महीने के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक डायरेक्ट दिया हुआ है, वहाँ लिंक पे चले जाएंगे आप, तो इस प्रकार का कुछ वेब ब्राउज़र खुलेगा। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन में चीज़ें खुलेंगी। तो यहाँ पे नोटिफाई कर लीजिए, कल 1 तारीख है, 1 नवंबर शाम को 6:30 बजे ये क्लासेस होंगी। ठीक है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पूरे अक्टूबर महीने के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, चुने हुए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, वो डिस्कस किए जाएंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर चले जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? जो चंबल नदी है, जो कि आप जानते होंगे यमुना की सहायक नदी है, ये किन किन राज्यों में बहती है? इसका जवाब आपको बताना है इन चारों विकल्पों की सहायता से। ये बहुत आसान है, क्योंकि भारत का भूगोल, हमारा पूरा लेक्चर सीरीज अगर आपने देखा होगा तो मैप की सहायता से आपको सब बताया गया है। इसका राइट अगर आंसर आपको मालूम है तो बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो डी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये जानिए, चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में जो जाना पाव पहाड़ियाँ हैं, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, वहीं से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। जो चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? 1857 की जो क्रांति थी वो आपने पढ़ा ही होगा, हमने पढ़ाया पूरे डिटेल में। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता के नेतृत्व में वो क्रांति हुई थी। तो असम में कौन नेतृत्व कर रहा था? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो चारों विकल्पों में जो राइट आंसर होगा वो मनीराम दत्त होगा। क्या राइट आंसर है? दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, तो असम में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसकी जो शुरुआत है वो दीवान मनीराम दत्त ने की थी। अब किया ये क्या कि असम के जो अंतिम राजा थे, उनके पोते, जिनका नाम था कंद पेशवर सिंह, उनको राजा घोषित कर दिया गया और विद्रोह शुरू कर दिया गया। लेकिन वो विद्रोह सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया था। और बाद में कलकत्ता में मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि जो हीरे की खानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और पूछा भी गया है आपके एग्ज़ाम में कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर हीरे की जो पैदावार है, हीरे की जो खानें हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं? तो बताइए चारों विकल्पों में से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खानें पाई जाती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में हीरे की खानें किस जिले में पाई जाती हैं? पन्ना जिले में पाई जाती हैं। और जो भारत है, और भारत में सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, एमपी है। नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन है? एमपी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना, इन दो ज़िलों में हीरे की खानें ज़्यादा पाई जाती हैं और ये दोनों प्रसिद्ध हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से अगर तुलना करें तो जो पन्ना है जिला है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन होता है। तो ये भी पूछा गया है कि किस ज़िले में, भारत के किस ज़िले में हीरे का उत्पादन अधिक होता है? तो वो पन्ना जिला है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा है ये? किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। भौतिक विज्ञान अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया है कि जो इंद्रधनुष है वो हमेशा सूर्य के ऑपोजिट साइड में बनता है। अब 12 बजे जो सूर्य होता है वो तो जस्ट ऊपर होता है, तो उसके ऑपोजिट साइड तो बन नहीं सकता, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। कभी भी आप देख लीजिए कि जब भी बारिश का टाइम आया और इंद्रधनुष बन रहा है तो या तो पूरब साइड होगा या पश्चिम साइड होगा। कहने का भाव ये है कि सूरज के ऑपोजिट साइड होगा। अगर सूरज जस्ट 12 बजे ऊपर की तरफ है तो जो ये है आपका इंद्रधनुष, ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और जो इंद्रधनुष होता है वो प्रकाश के अपवर्तन की एक घटना है। प्रकाश के अपवर्तन की एक घटना है ये। परावर्तन, अपवर्तन सब आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिकतम राज्यों के सीमा के साथ स्पर्श करता है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आप बताइए। मैप अगर देख रहे हैं तो तब भी आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा को लगाता है। नाम भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए ये बिहार है, यहाँ पे ये बिहार हो गया। ठीक है, बगल में देखिए झारखंड है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश है, देखिए यहाँ पे आपका हरियाणा है, ये हरियाणा है, ये फिर राजस्थान है आपका, ये राजस्थान है। ठीक है, तो इधर देखेंगे आप हिमाचल प्रदेश की भी छोटी सी सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की छोटी सीमा लगती है। उसके बाद उत्तराखंड की भी सीमा लगती है। ठीक है, उत्तराखंड की भी, और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसकी भी सीमा लगती है। तो ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, क्योंकि ये तिथि पूछी जाती है। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मीर जाफ़र हो जाएगा। ठीक है, और जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय जो डेट थी वो 22 अक्टूबर 1764 थी। जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, तो एक तरफ तो अंग्रेज़ थे और दूसरी तरफ 3 लोग थे। अंग्रेज़ों की तरफ थे हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, अंग्रेज़ों की ओर से कौन था? हेक्टर मुनरो। और बाकी 3 लोग कौन थे? मीर कासिम था एक, इसके बाद अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, और इसके अलावा मुग़ल शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल शाह आलम द्वितीय, ये एक तरफ थे, और हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ों की तरफ से था। अंग्रेज़ों की इसमें जीत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आप बता दीजिए। जो प्राक्कलन समिति, जिसे एस्टीमेट समिति भी कहा जाता है, इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया गया है, वो संसद के किस सदन
के सदस्यों से गठित की जाती है। उसमें जो सदस्य होते हैं वो किस सदन के होते हैं? तो याद रखिए उसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और इस समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। और भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। ये तो सभी को आपको मालूम होगा, वो टाइम जो है ना आने ही वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो पन्ना नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? इन चारों विकल्पों में से बताइए जो पन्ना नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका जवाब आपको मालूम होगा क्योंकि पन्ना जो जिला था ना वो नाम आ चुका था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन करने के बाद भारत की संसद ने दल बदल विरोधी कानून बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो 52वां संविधान संशोधन हुआ था और 1985 में हुआ था। ठीक है, तब जाकर दल बदल विरोधी कानून ये पारित किया गया। इंडियन पॉलिटी में डिटेल में इसको बताया हमने और संविधान की 10वीं अनुसूची में इसे लिखा गया है। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया। अब होता क्या था ना कि जैसे चुनाव हो रहे हैं तो कोई व्यक्ति जो है ना किसी पार्टी के नाम से जीत कर आता था और सदन में जाकर अपना जो है दल बदल देता था। तो इन्हीं सब दिक्कत को रोकने के लिए ये दल बदल विरोधी जो कानून है वो बनाया गया। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हमने बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? ये भी बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। जल्दी बताइए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75 हो जाएगा। आर्टिकल 75 को अगर मैं आपको बताऊं, इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु है, जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति ही अन्य मंत्रियों की अर्थात मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करते हैं, लेकिन मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होगा ये प्रधानमंत्री तय करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यही बात मुख्यमंत्री के लिए भी कही गई है कि आर्टिकल 164 में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? इन चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर वो हमें चुनना है। इन चार रंगों को जो ऑप्शन में दिए गए हैं आपको चुनना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ जिसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है वो सबसे अधिक है। जल्दी बताइए, बहुत आसान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। इसी कारण से लाल रंग ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है और यही कारण है जो ट्रैफिक सिग्नल पर स्टॉप के लिए जो लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आने वाले वाहन को दूर से ही पता लग जाए कि हाँ आगे जो है सिग्नल स्टॉप है तो वो रुक जाएगा। क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो अधिक है तो वो दूरी ज़्यादा दूर तक दिखाई दे देगा। जबकि कि ये पूछा जाए किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम है, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम है। कई अन्य रंगों का भी पूछा जा सकता है आपसे ना, तो एक शॉर्टकट आप देख लीजिए। शॉर्टकट क्या है ये तो आप जानते होंगे विबग्योर के बारे में। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो यहाँ पे रेड कलर का जो
वेवलेंथ है सबसे अधिक है, और सबसे कम जो वेवलेंथ है वो वायलेट कलर का है। ठीक है, और इनमें से जो भी आपके पास ऑप्शन में आए और ये पूछा जाए कि इन दोनों में से कंपैरिजन करके बताइए किस रंग का वेवलेंथ अधिक है या कम है, तो आप आसानी से बात बता पाएंगे अगर आपको ये विबग्योर याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया था? जो हमारे संविधान का डीपीएसपी है, ये तो आपने पढ़ा ही है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का जिक्र किया गया है। तो उन डीपीएसपी में से किस आर्टिकल के माध्यम से ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी? जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 के माध्यम से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और नीति निर्देशक तत्व हमने बता ही दिया आपको। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में इसका जिक्र किया गया, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। उन्हीं में से आता है एक आर्टिकल 40 जो कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। तो मूल संविधान में जब इसे जोड़ा गया था तो ग्राम पंचायतों को कंपलसरी नहीं किया गया था, बस ये डीपीएसपी में जोड़ा गया था। और आप जानते हैं डीपीएसपी में जो भी बातें होती हैं उन्हें करना कंपलसरी नहीं होता है राज्य के लिए, वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर वो करना चाहें तो कर सकते। लेकिन बाद में आपको मालूम है 73वां संविधान संशोधन करके जो पंचायती व्यवस्था है गाँव में वो कंपलसरी कर दिया गया। किस लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से वो लौह अयस्क कौन सा है जिसमें 72% लोहा पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा हो चाहे भूगोल पढ़ा हो, इसका जिक्र बहुत आया है। तो आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो विदेशी आक्रमण हुए थे तो इसी के रास्ते से आया करते थे ना। जैसे जो सिकंदर था वो खैबर दर्रे से ही भारत में आया था और उसने आक्रमण किया था। तो ये खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि जो लोहे की चादर होती है उसको अगर जंग से बचाना होता है तो किस धातु की परत को चढ़ाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये एक भाग है। और बैरन का अर्थ होता है बंजर। देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए इस ज्वालामुखी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि हरिजन समाचार पत्र जो था उसके संपादक कौन थे। तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र शुरू किया था, हिंदी भाषा में था, 1933 में शुरू किया था, पुणे से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1674 में। तो शिवाजी ने छत्रपति की जो उपाधि है वो 1674 ईस्वी में धारण की थी अपने रायगढ़ के किले में, और उसके लिए उन्होंने काशी के पंडित को बुलाया था जिनका नाम है गंगा भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो किसने तैयार की थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।